जैसे कि नेपाल के अंतर्गत अभी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन जो है भीषण रूप ले चुका है और जनरेशन जी के नेतृत्व पर यह आंदोलन चल रहा है और इसने पूरे नेपाल के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन ने हलचल को मचा के रख दिया है। लेकिन यह हलचल जो है अब इंटरनेशनली तौर पर आ चुका है और भारत जो है इसका नेबर कंट्री है। इसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे और सोशल मीडिया में बैन के कारण शुरू हुआ है यह आंदोलन और अब जाकर जो है ये बहुत ज्यादा हिंसक बनते हुए जा रहा है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि 22 लोगों की जनहानि यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन ये यहाँ पर अभी जो है ये बढ़ भी सकता है, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितने लोगों की यहाँ पर जनहानि हुई है और कई सारे इंस्टीट्यूशन को जो है भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और जो है इस संकट पर जो ये संकट फैला हुआ नेपाल के अंतर्गत इसी विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इस पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान हैं ग्रेडियंट एकेडमी रुद्रपुर सिटी श्री श्रवण पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीति शास्त्र में जो है एक विशेष उनके पास जो है एक अच्छा गहरा नॉलेज है और कई छात्रों को मुकाम पर पहुंचा चुके हैं और जिनके पास जो है टीचिंग के एक्सपीरियंस में 12 साल से अत्यधिक का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि देशभक्त डायलॉग के लिए आपने इस टाइम को स्पेयर किया और दर्शकों को समझाने के लिए कि ये क्या जियोपॉलिटिकली एंगल से हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं और नेपाल में जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे कि नेपाल में जो जेनजी का जो नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसने जो है पूरी दुनिया का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित कर दिया है और इंडिया स्पेशली इसका एक नेबर कंट्री है और हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और जो ये आंदोलन हुआ था अचानक यहाँ पर उठ खड़ा हुआ था और जब सरकार ने यहाँ पर नेपाल के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अचानक बैन कर दिया तो जेनजी जिसे हम लोग आज के दिन में कहा करते हैं, जो युवा वर्ग है वो जो है अचानक वहां पर भड़क उठा और जो है वहां पर से जो है आंदोलन जो है उग्र होता हुआ चले गया। और उन्होंने जो है उनके जो है सरकार के सामने जो बातचीत रखते थे वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो है वो अपने बातचीत को रखा करते थे और सरकार ने जो है इसको जो है अस्वीकार कर दिया और बैन लगा दिया। और लेकिन उससे जो है जो युवा थे उन पर जो है गुस्सा अचानक उभरने उठा और जो है विरोध प्रदर्शन के बीच जो है उनका ये मुद्दा रहा कि भ्रष्टाचार को लेकर रहा और बेरोजगारी को लेकर रहा और खासतौर पर उनका ये युवाओं का ये कहना था कि जो है जो नेपाल के जो नेता लोग हैं बाहर विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देते हैं और हमको जो है इस हाल पे छोड़ते हैं, ये वहाँ पर जेनजी के जो है एलिगेशन उन पर है। और सोशल मीडिया पर जो नेपो किड्स हैशटैग जैसे वायरल हो रहे हैं और जो है जीवन शैली के बारे में बातचीत की गई है और सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन करने की स्थिति ने इस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया और जो है सोशल मीडिया को पूर्णतः वहां पर ब्लॉक किया गया, लेकिन टिकटॉक और वीपीएन जैसे चलते रहे, जो कि वीपीएन जो है एक समझे की चोरी का जैसा हाल हो गया। तो सर नेपाल में हो रहे इन उग्र विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या जियोपॉलिटिकल एंगल हो सकता है, सामाजिक राजनीतिक क्या कारण हो सकते हैं और क्या यह एक सामाजिक प्रक्रिया, इसके पीछे क्या गहरे कारण हो सकते हैं, क्या ये एक सामूहिक विद्रोह था या किसी गहरी साजिश का एक हिस्सा भी हो सकता है जियोपॉलिटिकल एंगल में, जैसे अमेरिका कंट्री है, चाइना कंट्री है। और जो हालिया जो ये विरोध प्रदर्शन हो रखा है इसे सर आप अपने नजरिए से किस प्रकार से देखते हैं सर प्लीज। मेरा मानना ये है कि सरकार को अपने देश के युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और उनकी बात सुननी चाहिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये नेपाल सरकार की फेलियर को दर्शाता है। और अगर बात की जाए नेपाल में इस प्रकार से युवाओं के द्वारा अगर उग्र प्रदर्शन करके तोड़ फोड़ करके क्या बेरोजगारी मुद्दे को या इकोनॉमिक को या चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? नहीं। वो अपना डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश होते हुए उनको ये दिखाना चाहिए कि अपना जितना भी गुस्सा है वो वोट देते समय दिखाना चाहिए, ना कि संसद को तोड़ना, पार्लियामेंट को तोड़ना, मंदिर मस्जिद को तोड़ना। ये मेरा मुद्दा नहीं मानता है कि ये इस प्रकार का मुद्दा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये देश और दक्षिण एशिया के कई देश हैं जो कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार होते हैं। जिन देशों में डेमोक्रेसी होती है उन डेमोक्रेसी को फेलियर करने की चीज़ें चल रही हैं आजकल। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी मानता हूँ, राजनीति शास्त्र जानता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें इन छोटे छोटे देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में अपनी ताकतें दिखाती हैं और पैसे और फंडिंग के थ्रू ऐसे मुद्दे लेकर के आती हैं और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें दर्शाती हैं। क्या अमेरिका और चाइना और बड़े बड़े दुनिया के ताकतवर देशों में भ्रष्टाचार
नहीं है या कम है, बिल्कुल गलत बातें हैं ये सब सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें उन पर काम कर रही हैं। अभी मैंने जहाँ तक कि मुझे मुद्दा पता है कि चाइना के पहले भी कई कंपनियों में प्रतिबंध लगाया गया था नेपाल के द्वारा। और ये एक देश है, सोवरन कंट्री अपनी डिग्निटी को दर्शा सकता है और ये उनको बात रखने का अधिकार भी है कि भाई जब कोई कंपनी आप चला रहे हैं हमारे देश में तो उसका क्षेत्रीय ऑफिस, रीजनल ऑफिस हमारे देश में रखिए। इसमें अमेरिका के कई कंपनियों पर बैन लगाया, जिसके कारण भी हो सकता है कि दखलंदाजी अमेरिका की इनडायरेक्टली तौर पर हो और चाइना की तरफ ज़्यादा अमेरिका का ध्यान जाना या अमेरिका की तरफ ज़्यादा चाइना को ज़्यादा महत्व देना, कहीं ना कहीं ये चाइना अमेरिका को अपनी फेलियर लग रही हो, तो ये अमेरिका का भी कारण हो सकता है। दूसरी तरफ मैं तो केवल नेपाल की बात करूंगा। नेपाल को इस मुद्दे में सबसे पहले अपनी विदेश नीतियों के साथ साथ इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंटरनल पॉलिसी कैसी चल रही है। अब बात जब छात्रों की है तो छात्रों का भी भविष्य बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आज हर देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा महत्व है। जिन देश में युवा नहीं है, उन देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी तो है ही है उन देशों में, लेकिन युवाओं की स्थिति भी और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है, इफेक्ट हो रहा है, उसमें इफेक्ट डाल रहा है। उसका प्रमुख रीज़न है क्योंकि युवा होगा तो कहीं ना कहीं सब सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। युवा नहीं है तो मुझे लगता है कि किसी भी देश को बढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी चाहे इकोनॉमिक हो या और सेक्टर हो, उसकी चीज़ें ग्रोइंग नहीं हो सकती। अब बात ये आती है कि नेपाल और भारत का पड़ोसी होने के साथ साथ, हाँ मैं मानता हूँ कि कई सालों से नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कारण है उसका क्योंकि नेपाल का कई बार सीमांकन में गलती करना, त्रुटि लाना और बाद में उसके सहजता के साथ कह देना कि ठीक है हम इस पर सुधार करेंगे, ये कहीं ना कहीं भारत के साथ भी संबंधों को बिगाड़ता है। भारत सदा से ही पुरातन काल से भी पड़ोसी देश भी है, हमारा कल्चर एक है, कस्टम एक है, हम कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अशांति को नेपाल जल्दी से निपटने में सजग रहेगा और अपने देश को बचाने में हर संभव प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी का ये अड़ियल रवैया मेरे हिसाब से अभी तक तो ठीक नहीं है। उनको कहीं ना कहीं अपने देश के युवाओं की बात सुननी चाहिए और विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो अमेरिका जो है ऐसा काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल एंगल से आपको लगता है कि अमेरिका अब जो है यहाँ पर अमेरिका और चाइना की बातचीत हो रही है और जो है अमेरिका और चाइना जो है यहाँ पर जो है जियोपॉलिटिकली वॉर को खेल रहे हैं। अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और जो है जो वेस्टर्न कंट्री से जो है अब एशियन, मिडिल ईस्ट कंट्री और एशियन कंट्री की ओर रुख कर रहा है अमेरिका, और जो है इसीलिए जो है चाइना को साथ प्रेशर झेलने में और जो है अदर कंट्री, छोटे मोटे कंट्री इसके साथ में जो है आ रहे हैं। और ये सीधे तौर पर है, मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये टारगेट करते हैं देशों को कि अगर जिस तरफ आपका इनबैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, वो देश उस पर हमला करने का प्रयास करेगा। चाइना है, अभी श्रीलंका के साथ उसने सारी चीज़ें रोक दी, हम्मन टोटा वगैरह ले लिया। वही अमेरिका कर रहा है अभी बांग्लादेश में। उसने सरकार, जब शेख हसीना सरकार कहीं ना कहीं भारत के महत्व को समझ रही थी कि हम पड़ोसी देश से नेबरन हैं, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ये बात अमेरिका को ठीक नहीं लगी। तब तो शायद हमारे और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे थे। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि हमारा दोस्त भी अगला दूसरे वाले का दोस्त बने। वो कहीं ना कहीं अमेरिका का एक प्रभुत्व जमाने के चक्कर में दुनिया के साथ चीज़ें करता रहता है। उसकी बहुत सारी ऐसी फंडिंग कंपनियाँ हैं जो दूसरे देशों में राजनीतिक प्रभाव डालती हैं और उनको डिसॉल्व सरकारें करने में सक्षम रहती हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि हम्बन टोटा बोट की बात करी श्रीलंका के साथ, क्या आपको लगता है कि जो है चाइना जो है अपना इंडियन पैसिफिक ओशन में जो है वहाँ पर जो है दबदबा बनाना चाहता है, जिस प्रकार से श्रीलंका के साथ किया, कि इंडियन पैसिफिक ओशन में भी ऐसा हो सकता है चाइना? हाँ बिल्कुल, इंडिया के साथ साथ कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में चाइना का प्रभाव है। चाइना प्रभाव देता है, रहता है हमेशा, और उस प्रभावशाली कंट्री है भी, कहने वाली बात नहीं है। उसमें सीधे तौर पर है, एक विकास की ओर अग्रसर है और विकसित देशों की श्रेणी में उसने अपना स्थान बनाया है और महत्व रखता भी है। लेकिन चाइना, अमेरिका और इन बड़े बड़े देशों का एक प्रभाव ठीक नहीं है, जो कि एक तरफ तो शांति दूत बनना है और उनके मलहम लगाना है, दूसरी तरफ उनमें घाव देना है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई फेथ और ट्रस्ट
दुनिया के देशों पे नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक बिजनेस के पर्पज से अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहेगा। बाली मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में एक भाईचारा और सद्भाव जैसी चीज़ें पैदा हो पाएंगी। सर थोड़ा सा टॉपिक से आगे हम भटक गए, अपने टॉपिक में वापस आते हैं। सोशल मीडिया बैन के कारण विरोध प्रदर्शन से जो है जिस प्रकार से नेपाल के अंदर भड़क उठे युवा, इस संदर्भ में सोशल मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एंड खासकर जनजी जैसे युवाओं के लिए जो अपने विचारों और आंदोलन को जो है आज के दिन में ऑनलाइन व्यक्त करते हैं, और क्या सोशल मीडिया वीपीएन का इस आंदोलन में क्या अहम योगदान हो गया होगा? हालिया राजनीतिक संकट में सोशल मीडिया की भूमिका को कैसे आगे तक क्या लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में क्या उभर रहा है और इसका प्रभाव क्या रहा होगा? जबकि भारत में भी लोग अपना विरोध जो है आज के दिन में ट्विटर एक्स के जरिए करते हैं और काफी विरोध प्रदर्शन इससे जो है अराजक तत्व जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो है माहौल बिगड़ने लगता है। और सोशल मीडिया के जरिए भारत की सरकार क्या कदम उठा सकती है सोशल मीडिया की निगरानी के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सोशल मीडिया में जो चीज़ें हैं, अगर किसी के साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं अपनी प्लेटफॉर्म पर बात रख सकता है, और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों को लगता भी है कि ये चीज़ें देश के हित में नहीं है, देश के हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में सक्षम भी होती है। और सोशल मीडिया एक आसान माध्यम भी है कि अपनी बात कोई भी व्यक्ति रख सकता है। सरकार को मॉनिटरिंग पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, लेकिन बैन करना मेरे हिसाब से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आज कोर्ट और चीज़ों से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकता है, एक माध्यम है सोशल मीडिया, तो मुझे लगता है इसे बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मॉनिटरिंग पॉलिसी होनी चाहिए कि कंटेंट क्या परोसा जा रहा है, ये देश हित के लिए है या कहीं ना कहीं देश अहित के लिए कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को बैन करना काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया को बैन करना क्या राइट टू स्पीच का उल्लंघन करेगा सीधे और सीधे? बिल्कुल है, बिल्कुल सही है ये बात कि कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में कहीं ना कहीं थ्रेट है। तो व्यक्ति को अपनी आज़ादी कहीं पर भी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, और बात में कितनी सच्चाई है उस चीज़ की पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, उस पर वो ठीक करे और जांच करे, कानून धाराएं विचार अपने सही करे और पॉलिसी अच्छी बनाए, जिससे देश की जनता और देश सुरक्षित रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिसी को लेकर डेमोक्रेटिकली अगर देश ऐसे काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक लोकतंत्र से दुनिया के लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। जैसा कि आज मैं तत्काल में देख रहा हूँ कि बांग्लादेश पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, सत्ता बदलने में लोग जनता का सहारा लेकर के और सीधे संसद में चढ़ जा रहे हैं, कहीं विधानसभा में चढ़ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजनीति को, राजनेताओं को अपने हद तक नहीं लेना चाहिए कि भाई हम कॉन्फिडेंट में ले, जिन चीज़ों से, जिन वोटों से जीते हैं उनको भी कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए। वास्तव में क्या महत्व है उनका, उनके महत्व को भी समझें। आप राजनीति में बैठ करके केवल ऑटोक्रेसी ना करें, देश हित में जो हो वो कदम उठाएं, और कानून सबके समक्ष एक समान होना चाहिए, मेरा ये मानना है। कहीं ना कहीं कंटेंट को लेकर के मैं यही कहूँगा, मीडिया में जो सच्चाई हो वही दिखानी चाहिए, लोगों को भी वही परोसना चाहिए, गलत चीज़ें ना परोसे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर क्या आप समझा सकते हैं कि जो कलर रेवोल्यूशन और डीप स्टेट जैसे विचार जो है नेपाल में अचानक से उभर आए हैं, और इस प्रकार से नेपाल के प्रति जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो चाइना जैसी कंट्रीज हैं, उनकी नीतियां कैसे यहाँ पर जो है परस्पर आपस में विरोधी हो रहे हैं, और क्या ये विरोध प्रदर्शन दोनों की जो है ये जो जियोपॉलिटिकल एंगल से इसकी प्रतिस्पर्धा को क्या ये दर्शाते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, कहीं ना कहीं कंपेयर टू अमेरिका एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरह। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका बेसिकली एक माइंडसेट रहता है कि हम क्यों ना दक्षिण एशियाई देशों में या एशियन कंट्रीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हमारा प्रभुत्व बने। ये एक तरफ तो हमें हथियार बेचते हैं और दूसरी तरफ शांति का पाठ पढ़ाते हैं। दुनिया में संभव नहीं है एक हाथ पर बंदूक लेकर के शांति का पाठ पढ़ाया जा सके, मेरा ये मानना है। और दुनिया अब इसी रास्ते पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स के लिए और जियो पॉलिटिक्स के लिए खतरा है। सर जैसे आपने वेपन्स को लेकर बातचीत करी, तो आपको लगता है कि जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं जो वर्ल्ड के अंतर्गत, आपको लगता है कि जो ये वर्ल्ड वाइड जो हम वार की बात करते हैं या युद्ध की बात करते हैं, आपको लगता है कि इससे जो है जो वेपन के मैन्युफैक्चर होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जो है नुकसान जो आम आदमी का हो जाता है? बिल्कुल होता है, वो सीधी सी बात है। हथियार बेचने वाले कंपनियां अपना केवल मुनाफा देख रही हैं, लोग मर रहे हैं, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। अगर किसी देश को सुधारना चाहते हैं
और मैं तो यही केवल कहूँगा कि जो बड़े बड़े देश हैं शांति दूत बन करके बैठे हैं, वो शांति की चीज़ें भेजें ना कि हथियार और एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स बेच करके अपने आप को शांति का दूत बता रहे हैं। ये कैसा शांति का दूत बनना हुआ? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। दुनिया के देश समझा सकते हैं तो बिल्कुल समझाएंगे बात। सर नेपाल में युवाओं के बीच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा जनजीवन में गुस्सा हो रखा है। क्या ये आप मानते हैं कि इसी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने नेपाल के युवाओं में विरोध का जो है वहां पर विरोध का माहौल तैयार कर दिया? नेपाल में नेपो किड्स और नेपो बेबी जैसे हैशटैग चल रहे हैं और भ्रष्टाचार और असमानता की आलोचना हो रही है। क्या इससे राजनीतिक अस्थिरता को क्या बढ़ावा इससे मिल सकता है? बिल्कुल, राजनीतिक के साथ साथ वहाँ पर अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएगा, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आएंगी। नेपाल के युवाओं को मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा कि अपनी कोई बात अगर रखना भी था तो शांति के माध्यम से रखना चाहिए। मुझे लगता है कि नेपाल एक बहुत अच्छा देश है और शांति प्रिय देश है, कभी आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है और आगे भी ऐसा मैं नहीं संभावना व्यक्त करता हूँ कि आगे होगा, लेकिन उनको शांति तौर पर रखना चाहिए बात अपनी और अपना डेमोक्रेटिक कंट्री होने का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार को क्या कम किया जा सकता है, ऐसे क्या मिटाया जा सकता है, क्या युवाओं को ऐसे रोजगार मिलेगा, क्या उनके देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, क्या उनकी सीमाएं और उनके देश की स्थिरता ठीक होगी? नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये युवाओं का एक केवल मुद्दा है कि हम उसे कब्जा कर लें दुनिया के देशों को देख करके, तालिबानी स्थिति को अपना करके। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत सोच है नेपाल के युवाओं की और प्रधानमंत्री का भी अड़ियल तरीका ठीक नहीं रवैया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को करीब 20 से 25 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा। किसी भी देश के लोगों की जान एक बहुत महत्वपूर्ण होती भी है और रहती भी है डेमोक्रेटिक देशों के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, हालिया दिनों में जैसे देखा गया था, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है जिसको हमने खड़ा किया, हमने जिसको बनाया और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनूस की सरकार भी शेख हसीना को जो है भारत ने शरण दिया और उसके बाद हालिया दिनों में ये भी दिखाया गया है जैसे श्रीलंका में हुआ था एक बार, श्रीलंका में भी जो है वहाँ सत्ता पलट हो गया था। इंडोनेशिया में हमने सुना कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। आपको क्या लगता है कि नेपाल में भी कुछ ऐसा दिख रहा है जिस प्रकार से ये सब कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अब देखिए इस तरीके का दिख रहा है तो सत्ता परिवर्तन, तो मुझे लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन संभव है। हाँ, सत्ता परिवर्तन संभव है कि कहीं ना कहीं केपी ओली सरकार फेलियर नज़र आ रही है। मुझे तो ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वो अपना अगर युवाओं को नहीं संभालने में सक्षम है। और मुझे ये नहीं लगता है कि इस देश की सेनाएं क्या करती हैं जब इस देश के कुछ युवा आकर के ऐसी चीज़ें करते हैं, या तो कहीं ना कहीं सरकार में बहुत समय से इस चीज़ों के लिए उग्र कुछ साजिश रची जा रही होती है, जो सरकार समझने में नाकाम रहती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ का एक साजिश देश बन रहे हैं और इस पर सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं भारत के भी अगर इस पे भारत के प्रति भी इन विचारों को हूँ तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी चीज़ों को और युवाओं को कॉन्फिडेंट में लेने का प्रयास करना चाहिए और सरकार को कुछ चीज़ें करने का ठीक प्रावधान होना चाहिए। जहाँ लगता है कि देश में ये संवैधानिक चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनमें चीज़ें परिवर्तन होनी चाहिए, ना कि हमको ये लेकर के बैठ जाना चाहिए कि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान आप कैसे बदल सकते हैं। नहीं, हम संविधान बदलने की तो कभी बात ही नहीं करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसा हम मानते हैं उसमें चेंजेस आने की आवश्यकता होनी चाहिए। और सीधी सी बात मैं मानता हूँ कि संवैधानिक चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव की आवश्यकता है अपने देश में भी। नहीं, हमको कुछ न कुछ नज़र आता हुआ दिख रहा है कि भारत में भी आगे ऐसे प्लान बन रहे हैं कि लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि भारत को भी साजिशन एक लोकतांत्रिक देश को कहीं ना कहीं बलि के तौर पर चढ़ाया जाए इसको। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, शांति का दूत है और दुनिया में अपनी चीज़ों को समझने में सक्षम रहता है। भारत अपनी चीज़ें ठीक कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि नेपाल भी आगे चीज़ें ठीक करेगा और भारत उनका पड़ोसी देश होने के नाते उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हर प्रयास संभव करेगा कि उनमें शांति आए और वो फिर एक लोकतांत्रिक देश बन करके और एक सरकार का गठन करें जो एक अच्छी एक स्थायी सरकार दे सके। सर, जैसे कि आपने संविधान को लेकर के, जैसे अपने इंडियन कंट्री की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, आपने संविधान को लेकर के, जब अपोजिशन पार्टी हमेशा बोलती है कि हमें संविधान, जो सत्ता में काफी सरकार है अभी एनडीए सरकार, वो संविधान बदलने की बात करती है। क्या संविधान बदल सकता है? लेकिन जबकि पुराने अगर हम 70 सालों में सत्ता में काफी बैठी हुई सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उनमें संविधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो है परिवर्तन ही जो है संसार का नियम है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना संभव है? बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं किया,
अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया होता तो 105 अमेंडमेंट एक्ट नहीं होते। आज समय तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105 चल रहा है और करीब 130 बिल है। तो अगर थोड़ा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये बताइए आप पहले। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, सीधी सी बात है, और तत्कालीन सरकार को भी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बदलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को है जो दुनिया के देशों में नहीं है और हमारे देशों में क्या अलग चीज़ें प्रतिस्थापित करती हैं, वो कहीं ना कहीं बलवा, डकैती और हिंसा चीज़ों का कार्य कर रही हैं। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। देश एक स्थायी कानून व्यवस्था को लागू करेगा और सरकार इस समय मजबूत सरकार है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें वो ठीक कर लेगी। ओके सर, वापस नेपाल चलते हैं। सर, नेपाल की विद्रोही राजनीति के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि चीन या अमेरिका। क्या हम इसे एक बड़े भू राजनीतिक खेल के रूप में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, कहने में परहेज नहीं है मुझे। सीधी सी बात है, दुनिया के देश जब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे कहने में क्या परहेज होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं दुनिया के देशों के, लोकतांत्रिक देशों के लिए खतरा बन रहे हैं। ये हो तो दूसरे देश में रहे हैं, लेकिन एक खतरा हमको हमारा आईना दिखा रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के देशों के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। और सबसे पहले तख्ता पलट इस तरीके का तालिबान में देखा गया था, सीरिया में देखा गया था। आज हम देख रहे हैं उसके साथ साथ श्रीलंका में हो गया, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में हो गया, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो गया। तो और देशों में सीधी सी बात है, खतरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सख्त निपटने और सख्ती दिखाने की जरूरत है। मैं इस पर सरकार के साथ खड़ा रहूंगा और ये कहूंगा सरकार से कि सरकार के खिलाफ ऐसी चीज़ें कोई ना साजिश रख पाए। और दुनिया की विदेशी की ताकतें आज अगर हमारे आज़ादी के 70 साल 80 साल बाद भी हमारे देश में काबिज हैं, तो मुझे लगता है मैं अभी भी गुलामी की जंजीरों में जी रहा हूँ। मैं अभी आज़ाद देश का नागरिक नहीं हूँ। किसी दूसरे देश की साजिशन हमारे देश में सत्ता का परिवर्तन करा दे, ये मेरे देश में संभव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, नेपाल में जैसे कि हमको पता है कि माओवाद बहुत सालों से चला आ रहा है और माओवाद क्रांति से जो है वहाँ पर जो है पहले जो है राजा प्रजा वाली सरकार चलती थी, लेकिन फिर बाद में जो है दूसरी वहाँ सरकार बनी माओवादी के कारण। तो उसे लेकर जो है सोशल मीडिया द्वारा नेतृत्व किया जा रहा आंदोलन तक का उसका सफर हो गया। और क्या यह दिखाता है कि जो नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसके परिदृश्य में एक नए तरह का जो है यहाँ पर स्ट्रगल का यहाँ पर जो है जन्म हो चुका है? हाँ ये तो बिल्कुल है, सीधी सी बात है। परिवर्तन ही, जैसा मैंने कहा, प्रकृति का नियम है। तो अब कुछ न कुछ तो आगे निकल कर के आएगा, लेकिन इस तरीके की हिंसक घटनाओं के माध्यम से नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है, मेरा यही मानना है। और दूसरी बात ये है कि नेपाल कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा पाएगा अभी कुछ दिनों में, और उसको देखने को मिलेगा इस तरीके की घटनाएं करते हुए। और मेरा केवल एक ही मानना है कि अगर अपने देश की सत्ता और चीज़ों को बेहतर रखना है तो सभी को समान अधिकार होना चाहिए अपनी बात रखने का। और सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेलियर है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और रही बात युवाओं के प्रति, युवा किसी देश की इकोनॉमिक या किसी भी चीज़ की रीढ़ होते हैं, तो युवाओं को महत्व देना उस देश का महत्वपूर्ण योगदान भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ पर वो विफल रही है और मैं चाहूँगा कि नेपाल इन चीज़ को दोबारा से प्रतिस्थापित कर पाएगा और ठीक कर लेगा। सर, नेपाल के चाइना के साथ बढ़ते संबंध और भारत से बढ़ती हुई दूरी जैसे कि हालिया दिनों में दिखा गया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि भारत में जो है अग्निवीर हम भरते हैं, उनमें रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे भारत में, ऐसा कहा गया। और विशेषकर लिपुलेख मेन इंपॉर्टेंट है कि लिपुलेख का मुद्दा है, और लिपुलेख के मुद्दे को जैसे कि केपी ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है मानचित्र में उनको दिखा दिया, लिपुलेख के दर्रे को दिखाया था, उसको लेकर जो है विवाद हुआ था। और इस पर राजनीति में किस प्रकार का भू राजनीतिक दबाव की प्रेशर को डाल रहे हैं? क्या यह आंदोलन इस भू राजनीतिक संघर्ष का एक पार्ट हो सकता है सर? हाँ नहीं, युवाओं का तो इससे बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये है वो राजनीतिक जियो पॉलिटिक्स, जैसा कि आप कह रहे हैं। वो एक जियो पॉलिटिक्स है कि दुनिया के देशों में चीज़ों को दिखाना, ये बहुत देश करते आ रहे हैं। कई बार पाकिस्तान हमारी सीमाओं को दिखा देता है, कई बार चाइना दिखा देता है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए नेपाल दिखा रहा है। कहीं भारत का अपना सख्त रुख नहीं अपना पाता है, और सख्त अगर रुख दिखाए तो ये चीज़ों की हिम्मत नहीं बढ़े और ना चीज़ें कर पाएँ। भारत की कहीं ना कहीं ये विफलता नजर आती है, मुझे तो ये ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि भारत ने जो है जियोपॉलिटिकली रूप से जो है इस पर सख्त कदम जो है उठाने चाहिए? बिल्कुल कदम उठाने चाहिए। किसी की हिम्मत ऐसे कैसे होनी चाहिए कि हमारे देश का कोई भी चीज़ आप अपने नक्शे में दिखा दें, इस चीज़ को करना। और दूसरी बात, दुनिया के देशों को भी देखना चाहिए कि जो चीज़ हमारी है वो हमारी हद तक दिखाएं। हम दुनिया की चीज़ों को अपने नक्शे में क्यों नहीं दिखाते हैं? हम भी तो दिखा सकते हैं कि काठमांडू हमारे देश में है, हम भी तो दिखा सकते हैं कि बीजिंग हमारे देश में है, हम भी तो दिखा सकते हैं कि लाहौर हमारे देश में है।
लेकिन हम क्यों नहीं दिखाते हैं? हम भी तो दिखा सकते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी हमारे देश में है, क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि हम ही केवल शांति का पाठ पढ़ाएं ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया के देशों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि भारत हमारा एक पड़ोसी देश है और पड़ोसी के साथ संबंध हमारे कैसे रहने चाहिए, ये उनको हमसे सीखने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। सर, जिस प्रकार से देखा गया है कि जो नेपाल है, नेपाल कंट्री का ये देखा गया कि भारत के साथ झुकाव न देखकर जो है चाइना की ओर उसने झुकाव बढ़ाया और चाइना जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक फंड जो है नेपाल की ओर रेज कर रहा है, चाहे सड़क हो इत्यादि हो। क्या चाइना अपना बेनिफिट ले रहा है और भारत से दूरी बढ़ने से जो एशियन कंट्रीज है वो एशिया के क्षेत्र में जो है किस तरह से भू राजनीतिक परिणाम आगे हो सकते हैं? क्या यह बदलाव नेपाल के लिए स्थिरता लाएगा या ये नए संकटों को जन्म दे देगा? चाइना की तरफ या किसी देश की तरफ ज़्यादा रुझान होना, सीधी सी बात है, युवाओं को उस देश पर खतरा नज़र आने लगता है। तो हो सकता है कि नेपाल के युवाओं को भी ऐसा लगता हो कि चाइना की तरफ ज़्यादा रुझान कहीं न कहीं हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है और चाइना से बहुत ज़्यादा कर्ज लेना, कर्ज के बोझ तले सरकार का डूबना और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को उजागर करना युवाओं के लिए खतरा नज़र आता होगा। सीधी सी बात है, युवाओं के करीब और उग्र विचारधारा का हिस्सा बने और कहीं न कहीं ये चीज़ें नेपाल की सत्ता को भी गिराते हुए नजर आ रही हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं कि नेपाल के संकट के प्रति जो भारत हो गया और चाइना जैसी कंट्री होगी, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, किस प्रकार से अपनी नीति को अपनाना चाहिए? क्या उन्हें नेपाल की संप्रभुता का समर्थन करना चाहिए या यह संकट क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता को क्या दर्शाता है? दुनिया में किसी भी देश में अस्थिरता पैदा हो तो मुझे लगता है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को उसको सहयोग करना चाहिए और वहाँ पर स्थापित करना चाहिए, चीज़ें शांति के साथ उनको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर दुनिया के आप पड़ोसी देश हैं, जैसा कि हमारे देश में एक विचारधारा रहती है कि अगर पड़ोसी के घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हम समझा करके उसके देश में चीज़ों को रिजॉल्व कर देते हैं, तो दुनिया के देशों को भी ऐसा काम करना चाहिए। सहयोग की भावना एक रखनी चाहिए, यही एक जियोपॉलिटिक्स है और तभी मित्रवत और भाईचारा एक दूसरे के साथ स्थापित हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सर, जैसे कि भारत में जो है हिंदू रिलीजन जो है सबसे ज़्यादा भारत में भारत में यहाँ पर निवास करते हैं और उसके बाद जो है नेपाल में भी हिंदू रिलीजन जो है नेपाल के अंतर्गत है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर सरकार के मुख्य जो सचिवालय था उस भवन पर हमला किया और जो पवित्र जो है पशुपतिनाथ मंदिर तक को उन्होंने निशाना बनाया। क्या आपको लगता है कि यह हिंसा नेपाल के भविष्य के लिए खतरनाक मोड़ हो सकता है? क्या यह यहाँ पर अस्थायी उथल पुथल है या ये स्टेबल रहेगा या स्थायी है? मंदिर को टारगेट बनाना ये एक तो साजिशन लगता है और साजिशन नजर आती है कि मंदिर को निशाना बनाने का क्या महत्व हो सकता है किसी, जबकि वहाँ एक पर्यटक का रोल है और भारतीय सबसे ज़्यादा श्रद्धा के साथ जाते हैं। भारतीयों से हो सकती है अगर विचारधारा में प्रभाव होता है, लेकिन मंदिर को टारगेट बनाना ये वहाँ के युवाओं को भी कट्टरता और एक गलत विचारधारा की ओर ले जाता है। मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा, किसी देश के लोकतंत्र का ये हिस्सा नहीं है कि उग्र होकर के आप भीड़ के माध्यम से चीज़ों को जीतना चाहें। ये तो उन देशों की चीज़ें हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है और दुनिया में क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, ये उन देशों का हिस्सा है। नेपाल जैसे देशों का और भारत जैसे देशों का ये हिस्सा नहीं है कि भीड़ के माध्यम से किसी भी चीज़ का इलाज किया जाए या उससे न्याय किया जाए। भीड़ उसका इलाज नहीं बनना चाहिए, मेरा मानना ये है और ये चीज़ें गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, भारत ने नेपाल के आंतरिक संकट के दौरान संयम बरतने की जैसा कि अपील किया भारत ने किया है, और क्या नेपाल में हो रही हिंसा और राजनीतिक संकट खास तौर पर जो सीमा के पास वाले इलाके हैं, चाहे बिहार वाला इलाका ले लो या महेंद्र नगर वाला ये उत्तराखंड का इलाका ले लो या धारचूला वाला है, हम बॉर्डर पास वाले इलाके की बात करते हैं, उन पर जो है क्या दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं? जबकि नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है देशों द्वारा संयम बातचीत का जो है आह्वान किया जा रहा है, और नेपाल को इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या समर्थन मिल सकता है इंटरनेशनली तौर पर, और किस दिशा में नेपाल को अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पर उसके लिए बातचीत बढ़ाना चाहिए? अभी तो सरकार पहले ठीक करने का प्रयास होना चाहिए और दूसरी बात फॉरेन पॉलिसी को लेकर के तो बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी क्या करेंगे आगे की उनकी ये चीज़ें होनी चाहिए कि वहाँ को कॉन्फिडेंट मिले और इसके बाद में ही सरकार की चीज़ें चलाएं, और उनकी पार्लियामेंट है उन पर सब चीज़ें डिस्कस होने के बाद ही निर्णय होता है। युवाओं का मानना ये है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है, मेरा मानना है, और नहीं तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल का युवा कहीं साजिशन एक बलि चढ़ रहा है, राजनीतिक भेंट चढ़ रहा है, और उसका ये दखलंदाजी नहीं होती है कि उसकी दखलंदाजी हो कि हम चाइना की तरफ ज़्यादा हैं या अमेरिका की तरफ ज़्यादा हैं, ये मुद्दा उनका नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं साजिशन है कि सरकार को घेरा जा रहा है, बेरोजगारी क्योंकि मुद्दा बनाएंगे
कोई विदेशी ताकतों का नाम थोड़ा लेकर के कोई कहेगा कि हम उन ताकतों की वजह से हम उग्र हो रहे हैं। वो तो अपना मुद्दा बताएंगे कि हमारे देश में ये चीज़ें हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। किस देश में भ्रष्टाचार नहीं है, वो देश आकर के बताए हमारे देश में कि भ्रष्टाचार नहीं है। वो तो मैं मानता हूँ कि यूरोपियन कंट्री खुद ही इंडेक्स जारी करती हैं और कह देती है हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, खुद का अगर हमें लगता है यूरोपीय ओशन वाले जो हमारे जो इंडियन ओशन के लोग हैं, आसपास के लोग हैं या दक्षिण एशियाई लोग हैं, वो अगर कहीं ना कहीं इंडेक्स जारी किए तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले में वो आएंगे। डेवलप्ड हैं, मानते हैं, लेकिन करप्शन के मामले में भी हैं वो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दुनिया के सभी देश आज करप्टेड हैं, जहाँ जिसको मौका लगता है वो करप्शन करते हैं। ये सीधी सी आज चीज़ें हैं। और रही बात नेपाल की, तो जब भी किसी विदेशी ताकतें किसी भी देश में काम करती हैं तो ऐसा एजेंडा लेकर के ही काम करती हैं। किसी देश में ये एजेंडा लेकर काम नहीं करती हैं कि हम विदेशी हैं, हम आपके देश की सरकार गिरा देंगे। वो यही लेकर करती हैं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, या हमारी ये पॉलिसी ठीक नहीं है, या हमको ये आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए लेकर के ही उग्र हो जाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये चीज़ें कुछ और है, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। कुछ हमें नेपाल में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि नेपाल ये सब चीज़ें बहुत जल्दी बहाल करेगा। जिस प्रकार से आज सरवण पाल जी ने बताया किस प्रकार से भारत और नेपाल के जो जियोपॉलिटिकल एंगल है, कॉन्ट्रेलिस्ट तौर पे जो है नेपाल क्या कर रहा है और नेपाल पर जिस प्रकार से यहाँ पर उग्र आंदोलन हो चुका है, उसके बारे में हमने बातचीत करी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को जो है अच्छा नॉलेज मिल पाया होगा और अच्छी बातचीत आपको समझ पा आई होगी। बातचीत करने के लिए सरवण पाल सर का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं। नमस्कार सर, आपने हमें समय दिया, ईश्वर के समय, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बार तहे दिल से आपका फिर से शुक्रिया, आभार और अभिनंदन। नमस्कार।